हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम एक मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ इशू रिलेटेड है एंजियोग्राफी से। यहाँ डिस्कशन हुआ इंट्राक्रेनियल ब्लीड जो हिपेरिन के कारण होती है। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने इस पे अपना फाइनल वर्डिक्ट 7 अगस्त को लिया है। यह केस इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो पेशेंट था वो भी एक डॉक्टर था और उसने अपना फोर्टिस हॉस्पिटल में इलाज कराया। कंप्लेनेंट ने क्या कहा? उसने कहा कि जो मेरे हस्बैंड थे, 62 ईयर ओल्ड डायबिटिक थे, डॉक्टर हैं, उन्होंने एंजियो कराई थी 2 नवंबर 2010 में। डॉक्टर ने 2 स्टेंट डाल दिए और एक आर्टरी में बैलूनिंग कर दी थी। उसके बाद एंटी प्लेटलेट्स पे उनको डाल दिया। हमने आफ्टर 6 to 7 मंथ्स जब ओपिनियन ली तो डॉक्टर ने बोला कि एंजियोग्राफी दोबारा कराओ। इन्होंने जब एंजियोग्राफी के लिए प्लान किया तो उसमें दोनों जो आर्टरी जिनमें पहले स्टेंट डाले हुए थे वो दोनों ओके थे। थर्ड आर्टरी में इन्होंने कहा कि बैलूनिंग जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, अब वहाँ पे हम स्टेंट करेंगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने स्टेंट डालने की कोशिश की, हमारे पेशेंट को कुछ डाई से रिएक्शन हो गया और उसके बाद उनको कुछ वेंटिलेटर पे कुछ दिन रखा और उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई। बीपी जब ठीक नहीं हुआ, इन्होंने बैलूनिंग की और हिपेरिन दिया। हिपेरिन देते रहे। हिपेरिन देने के बावजूद पेशेंट के ब्रेन हेमरेज हो गया, जो डॉक्टर्स ने इग्नोर करते रहे। फिर हमने अल्टीमेटली 12/5 को बोला कि भाई ये कराओ। तब इन्होंने सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन में ब्रेन हेमरेज के फीचर मिले, इन्होंने वेंटिकुलोस्टमी कर दी। उसके बाद नेक्स्ट डे जब सीटी कराया उसमें बहुत बड़ा हिमेटोमा था। उस हिमेटोमा के लिए इन्होंने हमें अपने दूसरे सेंटर पे शिफ्ट किया। लेकिन शिफ्ट करने में भी एम्बुलेंस आने में बहुत ज़्यादा डिले हुई, 5 से 6 घंटे का। उसके बाद इन्होंने सर्जरी कर दी। सर्जरी करने के बाद भी हमारा पेशेंट लगभग 1 महीने तक कोमा में रहा। जब वो कोमा से बाहर आया तो उनके लेफ्ट पैरालिसिस भी था, लॉस ऑफ स्पीच था और वो बहुत सी चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे। रूटीन केयर इस अस्पताल ने हमें दी, उसके बावजूद इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस हमसे लिए, ऑलमोस्ट 50 लाख के अराउंड। हालांकि हमारे पेशेंट में एंजियोप्लास्टी या हिपेरिन दोनों की जरूरत नहीं थी, तो इन्होंने नेग्लिजेंस का केस दायर करते हुए 7 करोड़ कंपनसेशन की डिमांड की। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि पेशेंट को मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज थी, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पुरानी हार्ट की हिस्ट्री, मल्टीपल ट्यूबरक्लोमा और ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की भी हिस्ट्री थी, जो दिसंबर 2009 से इन्होंने एटीटी भी ली। नवंबर में इनके एंजियोप्लास्टी हुई और 2 स्टेंट डाले गए। अभी जब पेशेंट हमारे पास आया, उसके एंजाइना की हिस्ट्री थी। स्ट्रेस इको और थैलियम जो कराए वो पॉजिटिव थे, इक्विवोकल थे, और इसलिए हमने एंजियो का प्लान किया। जब हमने एंजियो की, उस टाइम ये हमने पेशेंट को बोला कि ये इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी आपकी होनी चाहिए, थर्ड वेसल में आपके बेसिकली स्टेंट डलना चाहिए। लेकिन क्योंकि पेशेंट खुद एक डॉक्टर था, उसके वाइफ डॉक्टर थी, उसके बच्चे भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने रिस्क और बेनिफिट समझने के बाद सेकंड पंचर वो नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि स्टेंट आप इसी सीटिंग में आप स्टेंट भी डाल दें। तो जो हिपेरिन दिया गया है वो प्री प्रोसीजर दिया गया था। जैसे ही पेशेंट को डाई डाली, उसको डाई से कोई रिएक्शन हुई, उसको ब्रेथलेसनेस हुई, पेशेंट का बीपी काफ़ी ज़्यादा शूट अप हो गया, उसको पल्मोनरी एडीमा हो गया। तो हमने इमीडिएटली ऑक्सीजन दी, प्रोसीजर को डिसकंटिन्यू किया और पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। जब पल्मोनरी एडीमा रिस्पॉन्ड नहीं किया डायूरेटिक को, तो हमने उसको वेंटिलेटर पे डाला। बीपी को डाउन करने के लिए हमने इंट्रायोटिक बैलून से पंप डालकर, इसलिए हमें हिपेरिन दोबारा देना पड़ा। अदरवाइज जो लिम्ब की वेसल्स है वहां पे क्लोट बन सकता था और इनकी एम्पुटेशन तक करने की जरूरत पड़ती। इसके अलावा हिपेरिन हमने कभी नहीं दिया। पेशेंट एकदम ठीक था। सेरिब्रल हेमरेज हमने टाइमली डायग्नोज किया क्लिनिकल सस्पिशन पे, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी वेंटिलेटर पे था। वेंटिलेटर पे जब पेशेंट होता है तो हम उसको सिडेटिव्स दे रहे थे, तो इसलिए पता ही नहीं लगा। जब पेशेंट को सीजर आया 12 को, तो हमने टाइमली इसको ऑपरेट कर दिया डायग्नोज करके। शिफ्ट भी हमने दूसरे सेंटर पे इसलिए किया क्योंकि पेशेंट को मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज थी और हमारा वो सेटअप ज़्यादा बेटर इक्विप्ड था। ब्लीडिंग जो ये है क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट एंटीप्लेटलेट्स पे था और पेशेंट अननेसेसरी हर चीज़ को हाइप कर रहा है। उन्होंने सिर्फ 16 लाख रुपए पे किए हैं, जो वो बढ़ाकर कह रहे हैं 50 लैक्स। नेशनल कमीशन ने बहुत से डॉक्यूमेंट चेक किए, इन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड चेक किया, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। तो नेशनल कमीशन ने जो ऑब्जर्व किया कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने चेस्ट की फाइंडिंग को इग्नोर किया है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं इलेक्टिव एंजियोग्राफी थी, लेकिन अगर इलेक्टिव एंजियोग्राफी थी तो जो आप प्री प्रोसीजर एक्सरे करवा रहे हो
उस पे लिखा हुआ प्रोमिनेंट ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग, और साथ में नेक्स्ट डे के एक्सरे में लिखा कंजेस्टेड चेस्ट। तो अगर प्री ऑपरेटिवली ये चीजें थी तो इसमें जल्दी करने की क्या जरूरत थी? दूसरा, आप कह रहे हो कि हिपैरिन सिर्फ 2 बार दिया गया है, लेकिन फाइल को जब हम देखते हैं तो फाइल में हिपैरिन रेगुलर दिया जा रहा है 12 तारीख तक, जब तक उसके सीटी होके ब्रेन की ब्लीडिंग नहीं हुई, जबकि आप स्टेटमेंट में कह रहे हैं सिर्फ 2 टाइम्स। तीसरी चीज जो नेशनल कमीशन ने ऑब्जर्व की, जितने भी ब्लड के टेस्ट थे उनमें प्लेटलेट्स रेगुलर गिर रहे थे। जब आप डेली सीबीसी करा रहे हैं उनमें प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, कोई उस पर एज सच दूसरा एक्शन नहीं लिया गया और हिपैरिन को कंटिन्यू किया गया। 11 तारीख को यूरिन टेस्ट में आरबीसीज आ रहे हैं और आप फाइल में लिख रहे हैं कि जो उसके वेंटिलेटर में ट्यूब डाली हुई थी, एंडोट्रेकियल ट्यूब, उसमें ब्लड फ्लोथ आ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, बट फिर भी आपने हिपैरिन को नेक्स्ट डे तक कंटिन्यू किया है। उसके अलावा नोट्स में आप लिख रहे हैं कि पेशेंट को सीजर हुआ है 11 की रात को, सीटी और वेंटिकुलोस्टमी आप परफॉर्म कर रहे हो 12 घंटे बाद मॉर्निंग में। तो ये कहना कि आपने इमीडिएटली, हमने सीटी स्कैन करवा लिया था जैसे उसको सिम्टम्स आए, सिम्टम्स 11 की रात को आए हैं, जबकि आप सीटी सुबह करवा रहे हो और वेंटिकुलोस्टमी भी सुबह कर रहे हो, मोर देन 12 आवर्स। तीसरी चीज इन्होंने देखी, ठीक है आपने सीटी भी कर दिया, उसके बाद आपने वेंटिकुलोस्टमी कर दी, अब आपने डिसीजन लिया कि भाई इसको शिफ्ट करना है। उस शिफ्टिंग में ऐसे क्रिटिकल पेशेंट में जो नेक्स्ट सीटी हुआ उसके ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स बाद आप वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी डिले हुआ है। इसी डिले के कारण शायद परमानेंट ब्रेन इंजरी हुई है डिस्पाइट सर्जरी। तो इन्होंने ये सब मानते हुए ये कि देखा कि आपने बहुत ज़्यादा नॉर्मल केयर दी है, कोई ऐसी सुपर स्पेशलिस्ट केयर नहीं दी, और उसमें भी बहुत सी डेफिशिएंसीज हैं। तो इन्होंने अल्टीमेटली कंपनसेशन रिवार्ड की 65 लाख रुपीस। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, कभी भी किसी भी प्रोसीजर को करने में जल्दी ना करें। पेशेंट हमेशा हमारे पास आता है, वो एक हरी में होता है कि बस आज ही आप प्रोसीजर कर दो। तो जब भी आप टेस्ट कराएं, उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली अगर आपको लग रहा है कि अभी इसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, तो इट्स ऑलवेज बेटर उसको ऑप्टिमाइज करें, उसके बाद आप प्रोसीजर करें। चाहे सामने वाला पेशेंट है या डॉक्टर है, वो हमेशा थोड़ी सी जल्दी करता ही करता है, तो उसको केयरफुली आप डील करें और ये प्रॉब्लम हमेशा एक्सप्लेन करें। आप उसकी बात को सीधा ना माने, अगर वो फिर भी आपको इंसिस्ट करे तो हमेशा उसको ये रिस्क एक्सप्लेन करके कि इस प्रॉब्लम के कारण रिस्क हो सकते हैं, एंड देन यू कैन प्रोसीड। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसको अवॉइड ही करें। सेकंड, जो आपका रिप्लाई है, जो भी हम WS देते हैं, एविडेंस देते हैं, आर्ग्यूमेंट जाते हैं, वो आपकी केस फाइल के साथ मैच करनी चाहिए। जैसे कि इस केस में वो कह रहे हैं हिपैरिन हमने सिर्फ 2 बार दी, क्योंकि पेशेंट कह रहे हिपैरिन दिया, आप कह रहे हिपैरिन हमने 2 बार ही दिया। बाद में जब प्रॉब्लम चल रही है, डिस्कशन हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि आप हिपैरिन कंटिन्यू कर रहे हो 5 दिन तक। तो कभी भी जो आपका रिप्लाई है, दैट शुड ऑलवेज मैच विद द केस फाइल। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमेशा सभी रिपोर्ट्स प्रॉपरली चेक करें बिफोर टेकिंग सम डिसीजन। कई बार होता है कि हम हरी में हैं और हम दवाई लिख देते हैं कि एक बार आप ले लो, बाकी रिपोर्ट्स दिखा देना। कई बार रिपोर्ट्स हम देख के डिसीजन चेंज नहीं करते, या कई बार लगता है कि पेशेंट की कोई हिस्ट्री नहीं है, चलो अभी इसको जल्दी जल्दी में कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा रिपोर्ट्स को प्रॉपरली चेक करो, रिपोर्ट्स को डिटेल में देख के उसमें कोई कमी पेशी है तो उसको पूरा करें, फिर कोई काम करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ईमेल आईडी पे हमें अपनी क्वेरी डाल सकते हैं या कमेंट्स लिख सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि लोग के वर्ड्स हर डॉक्टर को पता हो और वो आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।